हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 में। ये लेक्चर में हम शुरू करेंगे एक नई वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जिनका नाम है इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। तो जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल लो, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स। इसमें होगा क्या ना, दो चार्ज आपको ऐसे मतलब कोई भी दो चार्ज दिए। अभी मान लो कि दोनों पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड दोनों का क्यू है और दोनों के बीच की दूरी मान लो एल है। आपको क्या करना है, तीसरा चार्ज मान लो कैपिटल क्यू, इसका पोजीशन बताना है जिसकी वजह से तीनों चार्जेस का सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। मतलब मैं एक बार सवाल लिख के बता दूं कि किस तरीके के सवाल पूछेंगे वो आपको। पहला क्या पूछ सकता है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द थर्ड चार्ज so that the whole system of charges should be in equilibrium। एक तो ये हो गया, ठीक है। ये पूछ सकता है whole system of charges should be in equilibrium, ठीक है। एक तो ये पूछ सकता है। सेकंड क्या पूछेगा वो आपको, एक तो आपको इसका पोजीशन बताना है। मान लो कि यहां से ये चार्ज क्यू है, वो यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पे इक्विलिब्रियम में है, तो आपने इसका पोजीशन बता दी। अब आपको पूछेगा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्ड चार्ज। तीसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, ये पूछ देगा, है कि नहीं। तो ये दो बेसिक मतलब जनरली ये दो सवाल पूछ सकते हैं। इसके साथ थोड़ा कुछ घुमा फिरा के पूछ लेगा, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि तीसरे चार्ज की कितनी पोजीशन पॉसिबल है जहां पे आपका टोटल जो चार्जेस का सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में हो, तो उसका जवाब है सिर्फ एक, ओनली वन पोजीशन। ओनली वन पोजीशन इज पॉसिबल। ये बात ध्यान रखना, सिंगल एक ही पोजीशन होगी, वो कहीं भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हो, या इस तरफ कहीं इक्विलिब्रियम में हो, या इस तरफ, तीनों में से कोई भी एट अ टाइम एक ही कोई पोजीशन होगी, ठीक है। और वो पोजीशन किस तरफ होगी वो डिपेंड करेगा ये चार्ज के मैग्नीट्यूड और नेचर के ऊपर। तो इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम सवाल के थ्रू। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो, फिर हम सवाल करते हैं। पहला सवाल तो ये रहेगा, तो ये मिटा दो। हमें क्या दिया है ना, जैसे अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं चार्ज का क्यू। तो कुछ जैसे दो चार्ज मान लो, थोड़ा सीधा बनाते हैं इसको, ठीक है। एक है 9Q और ये 25Q मान लो, ठीक है। आपको तीसरा चार्ज है कैपिटल Q, इसका पोजीशन बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। ये 9Q, ये 25Q, ये तीसरा चार्ज Q, और मान लो दोनों के बीच में जो दूरी है वो है L। मैं कहता हूं कि जो थर्ड चार्ज Q है उसको यहां से यहां तक x डिस्टेंस पे रखे, तो बचा हुआ कितना हो गया, वो हो गया L माइनस एक्स। अब देखो, जब भी हम कहते हैं कि हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, मतलब तीनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0। तो अब मैं तीसरे चार्ज पे नेट फोर्स 0 कर, तो मतलब F नेट ऑन ये कैपिटल Q पे 0। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव है, Q तो पॉजिटिव दिया ही है ना, ये दोनों पॉजिटिव है। तो ये क्या होगा, 9Q की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, K 9Q, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है x, तो x स्क्वायर। अब देखो 25Q की वजह से इस Q पे एक फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, तो बीच में आएगा नेगेटिव साइन, माइनस का साइन, और हो जाएगा K 25Q, और डिस्टेंस अब कितना है, L माइनस एक्स का स्क्वायर। ये होना चाहिए भाई साहब 0। अब देखो कर लो रीअरेंज, क्या होगा, 9KQ अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होना चाहिए 25KQ अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। तो KQ ने मार दिया, फिर रीअरेंज करेंगे उसको, 9L माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25
दोनों तरफ क्या करोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे, तो क्या बन जाएगा 3l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 5x, मतलब 3l 8x, तो x की वैल्यू आ गई 3l/8। मतलब जो आपका ये जो थर्ड चार्ज है उसको आपको यहाँ से 3l/8 डिस्टेंस पे रखना है। कहाँ से, 9q से। अगर 25q से कितना डिस्टेंस होगा, वो हो जाएगा 5l/8, मतलब l माइनस 3l/8। तो ये सवाल में क्या कर दिए, दोनों के नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव है और थर्ड चार्ज की पोजीशन बता दिए। तो एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर थोड़ा और अपग्रेड करते हैं हम क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्या है, अब मान लो अभी पहले क्वेश्चन में क्या था, दोनों के नेचर सेम थे, अब नेचर अलग कर देते हैं। क्या करते हैं, नेचर क्या क्या ले लेते हैं, एक ले लेते हैं -q और परफेक्ट स्क्वायर लेंगे, मतलब 25q ले लो। हमें क्या बताना है, तीसरे चार्ज ये q, इसका मैग्नीट्यूड, पोजीशन भी बताओ इसका, और नेचर भी बताओ कि भाई साहब ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले काम करते हैं हम इसका पोजीशन बताने का। कैसे करेंगे, देखो जब दोनों चार्ज हमारे सेम नेचर के, तो मैंने बोल दिया था कि आपको तीसरा चार्ज दोनों के बीच में रखना है। अब मैं कहता हूं कि मान लो, क्या पता, मुझे नहीं मालूम क्या तीसरा चार्ज को कहाँ रखना है, तो कहाँ रखते हैं, मैं कह देता हूँ कि मान लो अभी आप असम्पशन ले लो ना कि यहाँ पे रख दो तीसरा चार्ज, यहाँ से x दूरी पे डिस्टेंस l है, और हम करके देखते हैं कि मतलब सही आता है कि नहीं आता है। तो केस 1 ये हो गया आपका। अब मुझे मालूम नहीं क्यों पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट। नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। तो इन द सेंस दोनों में क्या हो रहा है, दोनों फोर्सेस, यानी ये चार्ज की वजह से इस पे जो फोर्स है और ये चार्ज की वजह से जो इस पे जो फोर्स है, उन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट आ रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ, ये चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इसके वजह से जो फोर्स होगा उतना ही फोर्स इसने भी लगाना चाहिए जब इक्विलिब्रियम में रहेगा। मतलब ऐसे बोल दूं मैं, F देख, फोर्स ऑन Q ड्यू टू -Q should be equals to force on Q due to 25Q, है कि नहीं। दोनों की वजह से जब फोर्स इक्वल हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा, तो ठीक है। अब देखो, मैं पता नहीं मेरे को पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो देखो हमको क्या करना है ना, सिर्फ डायरेक्शन कंसीडर करना है। मतलब क्या, -Q की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, K Q, और डिस्टेंस कितना है L प्लस x स्क्वायर, इज इक्वल टू लिख रहा हूं क्योंकि अब 25Q की वजह से इस पे कितना फोर्स होगा, K 25Q और डिस्टेंस है। मैंने ये माइनस साइन नहीं लगाया क्योंकि मैंने इनिशियली ही कंसिडर कर लिया कि जो दोनों का फोर्स, क्योंकि जब फोर्स के डायरेक्शन ले रहे हैं वो इनके नेचर की वजह से हो रहा है कि नहीं। तो हमने इनिशियली जब डायरेक्शन कंसिडर कर लिया तो आपको वहां पे वापस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ माइनस लिखते हो तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, तो इसलिए यहाँ पे माइनस मत लिखना। अब करो, ठीक है। अब करते हैं इसको अपन सॉल्व। Q करो x स्क्वायर बताओ ये सही है कि गलत है। ये गलत है, डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकता है। मतलब हमने जो असम्पशन लिया कि ये चार्ज Q को इस तरफ रखना है वो गलत है।
तो मतलब ऐसा तो नहीं होगा। अब क्या हो सकता है, क्यू को माइनस क्यू की तरफ रख दो। सेकेंड अजम्पशन ले लो, केस टू। केस टू का क्या अजम्पशन है, ये जो थर्ड चार्ज क्यू है उसको इस तरफ रख रहा हूं, तो इस तरीके की सिचुएशन हो गई। ये माइनस क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये एक्स, ये माइनस क्यू, और ये था 25 क्यू, और ये था डिस्टेंस एल। अब देखो वही फंडा है, ये सेम टू सेम फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू 25 क्यू। दोनों पे जब दोनों चार्ज की वजह से इस पे फोर्स जब इक्वल होगा और अपोजिट होगा, ये भी इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब इस पे अगर माइनस क्यू इधर तरफ फोर्स लगा रहा है तो सेम टू सेम मैग्नीट्यूड का इस तरफ एक फोर्स लगना चाहिए, तो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, जिसके वजह से आपका ये जो थर्ड चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो क्या होना चाहिए, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। और हमने डायरेक्शन अपोजिट कंसिडर कर ली है, इसलिए यहाँ पे आपका जो साइन के साथ नहीं रखना है, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैग्नीट्यूड रखना, क्योंकि एक बार आपने डायरेक्शन कंसिडर कर लिए तो फिर ये साइन कंसिडर मत करना, ठीक है। तो अब वापस कर लो वही, के क्यू क्यू, इसकी वजह से इस पे फोर्स हो गया एक्स स्क्वायर, 25 क्यू की वजह से कितना होगा, के 25 क्यू क्यू, और है एल प्लस एक्स स्क्वायर। के ने मार दिया क्यू क्यू, के क्यू क्यू ने एक दूसरे को मार दिया, रीअरेंज कर लो, एल प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एक्स स्क्वायर, कितना हो गया, एल प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, एल इज इक्वल टू 4x। तो x की वैल्यू कितनी होगी, l बाई 4। ये तो पॉसिबल है यार, हाँ, मतलब ये जो डिस्टेंस है वो है l बाई 4। यानी क्या हुआ, सही पोजीशन कहाँ पे है, ये जो थर्ड चार्ज है उसको माइनस क्यू की तरफ रखना है, तो हमने इसका पोजीशन तो निकाल दिया। सेकेंड चीज आती है इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम। अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है, वो भी बहुत ही आसान, कैसे करना है, हमें पोजीशन तो पता चल गई, मतलब ये जो क्यू है ये माइनस क्यू है, ये है आपका 25 क्यू, ये है एल, और ये कितना है एल बाई 4। अब देखो जब तीनों, मतलब हमारा क्या बोला मैंने, सिस्टम ऑफ चार्जेस इक्विलिब्रियम है, मतलब इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे भी नेट फोर्स 0 है, इस पे भी नेट फोर्स 0। तो हमें अब जब मैग्नीट्यूड निकालना है तो माइनस क्यू पे नेट फोर्स 0 कर देता हूं, मतलब एफ नेट ऑन माइनस क्यू को क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। या ऐसे कह सकता हूं मैं, ये सेम बात को ऐसे लिख सकता हूं, एफ नेट यानी फोर्स ऑन, ऐसे लिखता हूं, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू कैपिटल क्यू मस्ट बी इक्वल टू फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू क्या, ये 25 क्यू। बात तो सेम ही है ना, इसके वजह से जो फोर्स होगा और इसके वजह से जो फोर्स होगा वो इक्वल होना चाहिए। ये बात हो रही है सिर्फ मैग्नीट्यूड की, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता हूँ। यहाँ पे मैंने इसके पहले भी यहाँ पे साइन नहीं रखा मैंने, क्योंकि मैंने दोनों के डायरेक्शन अपोजिट कह रहा हूँ, क्योंकि होता है ना, देख लो, मुझे पता नहीं क्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ये मुझे पता नहीं, मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि क्यू पॉजिटिव है, तो क्या दोनों का फोर्स अपोजिट होगा, देख लेते हैं। पहला कंडीशन मान लो क्यू पॉजिटिव है, तो प्लस क्यू की वजह से माइनस क्यू पे इस तरफ एक फोर्स लगेगा, और 25 क्यू के माइनस क्यू के इस तरफ एक फोर्स लगेगा, दोनों अपोजिट है, ठीक है। अगर माइनस होता तो क्या होता, देखो माइनस क्यू की वजह से, अरे यार दिक्कत हो जाएगा। एक तरीके से यही कंफर्म हो गया कि अगर चार्ज नेचर नेगेटिव है तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकता। यही से मतलब मैंने बताई दिया इनडायरेक्टली आपको, पर एक बार वापस से करेंगे हम, इसलिए कह रहे हैं कि मैंने दोनों की जो होना चाहिए डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो फोर्स ऑन वो होना चाहिए, ठीक है, तभी ये निगेटिव नहीं हो सकता। एक बात तो साबित हो गई, अभी साबित हो गई, और हम वापस से इसे देखेंगे नेचर में, ठीक है। तब यहाँ पे देखो, यह सिर्फ मैग्नीट्यूड डालना है, तो देखो क्या होगा इसका मैग्नीट्यूड, फोर्स ऑन माइनस क्यू ड्यू टू क्यू, वो कितना होगा, के क्यू क्यू डिवाइड बाय एल बाई 4 का स्क्वायर, ठीक है। और 25 क्यू की वजह से के 25 क्यू, और ये भी क्यू, मतलब क्यू स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो के क्यू, ये क्यू नहीं मरेगा, ये क्यू, एक क्यू ने एक क्यू को मार दिया तो एक बचा, और ये रीअरेंज करोगे तो हो जाएगा के
एल स्क्वायर बाई 16, 25 क्यू बाई एल स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 क्यू बाई एल स्क्वायर और 25 क्यू बाई एल स्क्वायर। एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया तो क्यू कितना आ गया, क्यू आ गया आपका 25 क्यू बाई 16। ठीक है। और अगर आपको लग रहा होगा कि मैंने एफ नेट और माइनस क्यू जीरो किया तो ये आया, अगर 25 क्यू पे एफ नेट जीरो कर दे तो क्या होता, वो भी करके देख लेते हैं ना, डाउट कुछ भी रहना चाहिए, वो भी करके देख लेते हैं क्या उसकी वजह से आंसर सेम आएगा कि देख लेते हैं। अब मैं ये नहीं लिखता हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 25 क्यू पे इसके और इसके वजह से फोर्स दोनों के आना चाहिए इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो देखो क्या होगा इसकी वजह से ने के क्यू, यानी ये क्यू की वजह से इस पे फोर्स कितना होगा के क्यू 25 क्यू, दूरी कितनी है एल प्लस एल बाय 4, एल प्लस एल बाय 4 कितना होगा, एल प्लस एल बाय 4 5 एल बाय 4, तो 5 एल बाय 4 का स्क्वायर। और इन दोनों के बीच में जो फोर्स कितना होगा वो होगा के 25 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। तो देखो के 25 क्यू, के 25, ए क्यू ने ए क्यू को मार दिया, रीअरेंज करोगे आप देखो ये हो गया 25 एल स्क्वायर बाई 16, ये हो गया क्यू बाई एल स्क्वायर, ये उस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा क्यू, ऐसे कर लो चलो 16 क्यू बाई 25 एल स्क्वायर, क्यू बाई एल स्क्वायर, एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, रीअरेंज कर दो तो वापस से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 25 क्यू बाई 16। इससे एक चीज ये भी साबित होती है कि तीनों चार्जेस पे एफ नेट जीरो है, अगर तीनों पे एफ नेट जीरो नहीं होता तो ये और ये बराबर नहीं आते, है कि नहीं। तो हमारी ये बात तो सही है कि हमने पोजीशन तो बिल्कुल सही निकाला है, जिसकी वजह से दोनों, यानी इस पे जब एफ नेट जीरो किया तो मैग्नीट्यूड ये आया, इस पे एफ नेट जीरो किया तब भी मैग्नीट्यूड ये आया। इसका मतलब आपको मैग्नीट्यूड मिल गया, नेचर मिल गया, और नेचर मिलने का सॉरी पोजीशन मिल गई, वो थी एल बाई 4 और मैग्नीट्यूड आ गया 25 क्यू बाई 16। अब सवाल उठता है इसका नेचर बताने का, हालांकि नेचर तो हमने बता दिया क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पर हम वापस से करेंगे। देखो नेचर, मैं वही बोला, हाँ देखो वापस से माइनस क्यू को ये माइनस क्यू अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा इस तरफ, दोनों लाइक चार्जेस है, और ये 25 क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा ये तरफ, जिसकी वजह से इस पे एफ नेट जीरो हो जाएगा, दोनों का नेट इफेक्ट। अब देखो ये माइनस क्यू इसको धकेलेगा इस तरफ, और ये 25 क्यू इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, जिसकी वजह से माइनस क्यू क्या करेगा राइट तरफ चल देगा, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं हुआ। तो इसका सीधा साधा कंक्लूजन क्या है कि क्यू नेगेटिव नहीं होगा, क्यू नेगेटिव नहीं तो पॉजिटिव हो सकता है, क्यू पॉजिटिव में देखते क्या होता है। अब देखो माइनस क्यू प्लस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, अपोजिट चार्जेस, और ये 25 क्यू इस प्लस क्यू को रिपेल करेगा, नेट इफेक्ट जीरो। ये प्लस क्यू इस माइनस क्यू को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये 25 क्यू भी इसको अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, एफ नेट जीरो। ये माइनस क्यू इस 25 क्यू को इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, प्लस पर ये प्लस क्यू उसको उस तरफ धकेलेगा, इसके वजह से इस पे भी एफ नेट जीरो, मतलब तीनों इस पे भी एफ नेट जीरो, 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 मतलब आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमारा नेचर क्या हो गया प्लस 25 क्यू बाई 16, और डिस्टेंस कितना हो गया एल बाय 4, किससे माइनस क्यू के वजह से। अब ये जो हमने सवाल करे ना, इससे कंक्लूजन लिखो, दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो बहुत काम के। तो एक बार वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन करो पहले उसके। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है देखो, इफ द नेचर ऑफ द चार्जेस, थोड़ा ऊपर से देखता हूं क्या कह रहा है, इफ द नेचर ऑफ द चार्जेस आर सेम,
charges are same, then the third charge lie lies on the line joining the two charges, and between them. ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। जब चार्जेस क्या क्या थे आपके, एक था आपका 9Q था और एक था 25Q, तो हमारा थर्ड चार्ज यहाँ पे आया था इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है। अब सेकंड क्या है, इफ द नेचर ऑफ द चार्जेस आर अपोजिट, the nature of the charges are opposite, then the third charge lie on the line joining the two charges, lie on the line joining the two charges, और मेन बात, ऑन द साइड ऑफ द चार्ज with smaller magnitude, प्रीवियस वाला सवाल ही था, क्या क्या थे चार्ज, -Q था और 25Q था। जब हमने थर्ड चार्ज को 25Q की तरफ रखे तो हमारा डिस्टेंस आ रहा था नेगेटिव, जो तो -5L/4, जो कि पॉसिबल नहीं था। और जब इस तरफ रखे तो डिस्टेंस परफेक्ट आ रहा था, वो था x = L/4। और वो चेक किससे हुआ, जब हमने दोनों चार्ज -Q और 25Q ही था क्या? हाँ, -Q और 25Q था। जब दोनों पे हमने F net 0 करके देखे तो थर्ड चार्ज Q का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है, if the nature of the charges are same, then the third charge lies on the line joining the two charges and between them. If the nature of the charges are opposite, then the third charge lie on the line joining the two charges. मेन बात ये, on the side of the charge with smaller magnitude, है ना। तो एक बार ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर थोड़ा और अच्छा सवाल करते हैं। अच्छा मतलब क्या है, ये नॉर्मली रहेगा, थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे। क्या है, अभी तक क्या कर रहे थे हम, चार्जेस को एक लाइन पे ले रहे थे। अब क्या करते हैं, अभी तक 2 ही चार्ज लेते हैं ना, 3 चार्ज लेते हैं और चौथे चार्ज की आपको पोजीशन बताना है। मतलब क्या करो, देखो 3 चार्ज लेना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। हाँ, ये है Q, ये है Q, ये है Q, ये सब है L L L। क्या बताना है, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द, अब वो चौथा चार्ज, 3 तो पहले से ही मौजूद है वहां पे, of the fourth charge, so that the whole system of charges, so that the whole system of charges should be in equilibrium, है ना। सबसे पहले तो पोजीशन और नेचर बताते हैं, फिर मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो, इसके लिए यहाँ पे थोड़ा इसका एनलार्ज्ड इमेज बनाते हैं और फिर इस पर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं।
कि क्या पोजीशन हो सकती है। इसके लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक प्रॉपर्टी आना चाहिए ट्राइंगल की, इक्विलेटरल ट्राइंगल की। देखो मतलब जो चौथा चार्ज है उसको ऐसी जगह रखना पड़ेगा जिसके वजह से इन सब चार्जेस इक्विलिब्रियम में हो। तो अब सवाल उठता है ऐसी जगह कौन सी होना चाहिए, है ना। तो क्या होना चाहिए ऐसी जगह जिसके वजह से ये चार्ज तीनों पे इक्वल फोर्स लगाए, वैसा का वैसा फोर्स इन जो मतलब ये जो थर्ड चार्ज हो वो बाकी तीन मतलब ये जो फोर्थ चार्ज हो ये बाकी तीनों चार्ज पे इक्वल फोर्स लगाए, और बाकी जो चार्ज है उस पे जो फोर्स लगाए उनका नेट इफेक्ट जीरो हो जाए। ये हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए होती है पोजीशन आपकी सेंट्रोइड, क्योंकि आपको पता होगा कि सेंट्रोइड मतलब ये जो डिस्टेंस है AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, और O क्या है आपकी सेंट्रोइड की पोजीशन दर्शा रहा है। तो AO BO CO मतलब तीनों चार्जेस का चौथे चार्ज से डिस्टेंस सेम है और सबके मैग्नीट्यूड भी सेम है। मतलब जो चौथा चार्ज है वो तीनों पे फोर्स लगाने वाला वो भी सेम होगा, और ये जितना फोर्स वो चार्ज इन पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज भी उन पे लगाएंगे, और ये चार्ज जो फोर्स मतलब जो चौथे चार्ज पे लगाएंगे उन सबका नेट इफेक्ट जीरो होगा, तभी जाके आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा ना। इसका मतलब ये तो बात तय है कि आपको चौथा चार्ज सेंट्रोइड पे रखना है। एक बात तो सही तय होगी कि जो पोजीशन है वो क्या होगी सेंट्रोइड। इसको एक और बार दोहरा देता हूं मैं क्या कह रहा हूं कि तीसरी मतलब पोजीशन ऐसे होना चाहिए जिससे ये तीनों चार्जेस का जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए, वो एक ही पोजीशन है, वो है आपका सेंट्रोइड क्योंकि पोजीशन डिस्टेंस सेम होगा चौथे चार्ज का सबके मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब तीनों चार्ज चौथे पे जो फोर्स लगाने वाले वही सेम है। जितना चार्ज ये तीनों फोर्स उस पे लगाएंगे उतना ही फोर्स ये तीनों पे लगाने वाला है, और इन सब का नेट इफेक्ट जीरो होगा, तभी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। तो कौन सी पोजीशन होगी सेंट्रोइड पे। सवाल उठता है नेचर क्या होना चाहिए। सीधी सी बात है, अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे मैं कह दूं कि जो चौथा चार्ज है वो +Q रख दूं तो +Q क्या होगा, ये सबको ढकेल देगा तो सब दूर दूर भाग जाएंगे, तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? नहीं। तो क्या होना चाहिए पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो पॉजिटिव ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, और ये भी तीनों को रिपेल कर देगा, और ये वैसे भी एक दूसरे को रिपेल कर ही रहे, मतलब चारों चार्ज पॉजिटिव सब एक दूसरे को रिपेल कर देंगे और दूर भाग जाएंगे, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर प्लस की जगह माइनस होता तो क्या, तो ये -Q चार्ज तीनों को जोड़ के रखता, ये तीनों एक दूसरे को रिपेल करते, इन सब का नेट इफेक्ट क्या होता, आपका पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाता। क्या कह रहा हूं मैं कि -Q चार्ज तीनों को अट्रैक्ट करेगा, और ये तीनों चार्ज एक दूसरे को म्यूचुअली रिपेल कर रहे हैं, तो जिसके वजह से क्या होगा, इन सब मतलब ये जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका नेट इफेक्ट क्या होगा, जीरो होगा, जिसके वजह से आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो नेचर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। जिसको कंफ्यूजन होगा तो एक बार मैं मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ये पूरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, अब देखो बहुत ही सिंपल है, सेंट्रोइड ये है, इसको लिखने की जरूरत नहीं। आपको याद होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए हमने एक क्वेश्चन करे थे, वैसा ही ये क्यू इस क्यू पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, जो होगा रिपल्सिव नेचर का, क्योंकि दोनों के जो नेचर है वो सेम है, डिस्टेंस एल है, तो वो फोर्स कितना होगा के क्यू इंटू क्यू, के क्यू स्क्वायर, और डिस्टेंस है स्क्वायर। ये क्यू इस पे एक फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, वो कितना होगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। ये जो दो फोर्सेज है उनका रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आएगा, ठीक है। ये -Q इस Q को अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, क्योंकि दोनों के नेचर क्या है, ऑपोजिट है। अगर मैं कहता हूं कि ये जो रिजल्टेंट फोर्स है इसको मैं कह दूं F1, और ये जो फोर्स है इसको कह दूं F2। मैं कहता हूं इफ F1 का जो
मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F2 का मैग्नीट्यूड हो जाए, देन नेट फोर्स ऑन चार्ज एट C विल बी 0। तो आपका ये चार्ज इक्विलिब्रियम में हो गया, यानी सेम टू सेम फंडा इस पे लगेगा, सेम टू सेम फंडा इस पे लगेगा। मतलब एक पे मैं नेट फोर्स 0 कर दूंगा तो हमारा पूरा हम बता सकते हैं कि हाँ सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। उससे हमको ये -q का मतलब ये -q का मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। तो हम क्या करने वाले, इस पे नेट फोर्स 0 करने वाले। तो अब हमारा काम है F1 और F2 निकालना। F1 तो निकालना बहुत ही आसान है, सबसे पहले F1 निकाल लेते हैं। कैसे है देखो, दो फोर्स है kq²/L²। अभी मैं kq²/L² को कह देता हूं F, और एक फोर्स है ऐसा F, और F कितना है kq²/L²। दोनों के बीच में एंगल कितना है पता नहीं, पता कर लेते हैं। देखो ये सब इक्विलैटरल एंगल है, तो ये तीनों एंगल कितने हो गए, ये हो गया 60 का, ये 60 का, तो ये भी 60 का, अपोजिट एंगल। मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना है F1 का मैग्नीट्यूड F² 2FF cos 60। cos 60 1/2, 2 ने 2 को मान दिया तो F² प्लस F² प्लस H² मतलब √3F। मतलब F1 का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, √3F कितना है kq²/L²। तो F1 तो मिल गया। F2 निकालने के लिए आपको ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, कितना, CO डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये है O। CO डिस्टेंस कैसे निकालोगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री से। तो मैं ये सवाल मिटा देता हूँ, आपने अगर सवाल नहीं लिखा होगा तो वीडियो पॉज करके पहले सवाल लिख लेना, फिर आगे देखो। देखो क्या कह रहा हूं मैं, सबसे पहले थोड़ी बहुत वो करते हैं, ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करो। ये 90 है, ये 60 है, A B इसको कह दो D, ये L है। तो देखो sin 60 डिग्री कितना होगा, sin 60 होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब BD अपॉन AB मतलब L। तो BD कितना हो जाएगा L sin 60 डिग्री। sin 60 कितना होता है √3/2, तो BD हो गया √3L/2। आप सबको पता होगा कि जो सेंट्रोइड है वो इसको मतलब ये BD को 2:1 के रेशियो में बांट देता है। मतलब ऊपर वाला 2 हिस्सा, नीचे वाला 1 हिस्सा। इसका मतलब जो BO होगा वो BO कितना होगा 2/3 पार्ट ऑफ BD। एक और बार सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो सेंट्रोइड होता है वो BD को कितना कर देता है 2:1 के रेशियो में बांट देता है। इसका मतलब BO कितना हो गया 2/3 ऑफ BD हो जाएगा, और ये जो OD हो जाएगा वो होगा 1/3 ऑफ BD। तो ये हो गया 2/3 ऑफ BD। BD कितना है √3L/2। अब बेसिक से मैथमेटिक्स, 2 ने 2 को मार दिया, 3 को √3 into √3 लिख सकते हो, वो भी लिख देता हो, कंफ्यूजन नहीं होगा तो अच्छा होगा। √3L, 3 को √3 into √3 लिख दो, तो ये हो गया L/√3। इसका मतलब क्या हो गया आपका BO मिल गया, BO मिल गया L/√3। AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, मैंने अभी लिखा था, हमें मालूम है AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO। मतलब CO कितना हो गया L/√3, है कि नहीं। तो आपका क्या हो गया C हो गया L/√3। CO पता चल गया तो F2 पता चल जाएगा। अब F2 का लिखूं मैं, F2 यहाँ लिख देता हूँ। F2 का मैग्नीट्यूड कितना होगा K Q, ये भी Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया CO का स्क्वायर। CO कितना है L/√3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा K Q Q L²/3। F2 का जो मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया कितना 3KQ अपॉन L²। तो F1 का मैग्नीट्यूड पता चल गया कितना है वो, ये, और F2 का हमने बोले थे, ये कंडीशन लगाया गया F1 इज इक्वल टू F2। √3
के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और ये 3 क्यू एल स्क्वायर ने एल स्क्वायर को मार दिया, के ने के को मार दिया, एक क्यू मारेगा तो या ऐसे बचेगा, तो बच गया √3 तो क्यू कितना हो गया √3 बाई कितना आ गया 3, तो क्यू आ गया आपका क्यू बाई √3 और नीचे कैसा दिया था नेगेटिव, तो ये वापस से लिख दूंगा मैं। अभी तो क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो गया क्यू बाई √3 और ओवरऑल क्यू कितना होगा आपका, नेचर के साथ लिखोगे तो हो गया -q बाई √3। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो और मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। जो सेंट्रॉइड पे ले रहे हैं और नेचर नेगेटिव क्यू है, तो एक बार वापस से फोकस करो। क्या कह रहा हूं मैं कि देखो ऐसी पोजीशन ढूंढना है जिसका तीनों चार्जेस, मतलब ये जो चौथा चार्ज है उसका ये तीनों चार्जेस से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है। अगर तीनों का डिस्टेंस भी सेम होगा तो तीनों चार्ज चौथे चार्ज पे फोर्स भी इक्वल लगाएंगे। जितना फोर्स ये चौथे चार्ज पे लगाएंगे उतना ही फोर्स चौथा चार्ज इन पे लगाएगा। इन सब का नेट इफेक्ट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ऐसी पोजीशन एक ही है जिसका ये जो चौथे चार्ज है तीनों का डिस्टेंस सेम है, वो है सेंट्रॉइड। हमारा पता है ये सेंट्रॉइड का मतलब AO = BO = CO होता है, यानी चार्ज को सेंट्रॉइड पे रखना है। अब सवाल उठता है कि वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए। तो देखो पहला केस ले लो कि वो पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव होगा तो वो तीनों चार्जेस को रिपेल करेगा और तीनों चार्ज म्यूचुअली एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, ये सब एक दूसरे को छोड़ के भाग जाएंगे, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अगर नेगेटिव रहता है तो नेगेटिव चार्ज इन सबको बांध के रख रहा है, मतलब सबको अपने तरफ खींच रहा है और ये तीनों चार्ज एक दूसरे को म्यूचुअली रिपेल कर रहे हैं, जिसके वजह से जो नेट इफेक्ट होगा फोर्सेस का वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। वैसे ही हमने कहे थे, ये देखो ये रिपल्सिव फोर्स आ रहा था F1 इस तरफ और ये जो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा था F2, दोनों अगर इक्वल हो जाएंगे तभी तो इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और दोनों को हमने इक्वल कर लिए तो हमको उसका मैग्नीट्यूड भी पता चल गया, नेचर तो नेगेटिव पता था और पोजीशन थी सेंट्रॉइड। तो ये सिंपल सा सवाल हो गया। तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो और इक्विलिब्रियम में अब आप, ये मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया, अब आप खुद ट्राई कर सकते हो, है ना। एक मिनट में देखता हूँ रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं बराबर। देखो अब नई हेडिंग डालो, स्टेबल एंड अनस्टेबल फोर्सेस। ये आप लोग पढ़े होंगे एसएचएम के समय, फिर भी हम एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं। स्टेबल एंड अनस्टेबल फोर्सेस, ये मैं कहता हूं इसको स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जो आप लिखना चाहो। बेसिक सा तरीका कभी भी इसको समझाने के लिए क्या कहता है, एक ऐसे पहाड़ बना दो, 2 पोजीशन, एक है ए पोजीशन, एक है बी पोजीशन। पहले ए पोजीशन, पोजीशन ए कैसा है, इतना सा पहाड़ बना दो। थोड़ा सा सोचो, अगर मैं ए को धक्का देता हूं, मतलब ये जो बॉल है उसको ए पे से धकेलता हूं, तो क्या वो वापस खुद होके ए पोजीशन पे आएगा कि नहीं आएगा। मतलब यहां से ये ऐसा था, मैं इस तरफ इसको ऐसे धकेल देता हूं, तो कुछ समय बाद इसकी ऐसी पोजीशन इस तरफ होगी, तो ये क्या करेगा, ऐसे नीचे चल जाएगा। वापस आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब इस पे एक बार मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये इसकी कह दो कि ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन से फोर्स क्या लग रहा है, इससे दूर लग रहा है, फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये कह दो कि अभी इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये भी दोनों जो बॉल है वो ए पे भी इक्विलिब्रियम में, बी पे भी इक्विलिब्रियम पे है, और मैं अगर ए से उसको डिस्प्लेस करता हूं तो क्या वो वापस अपने ए पोजीशन पे आ रहा है खुद हो गए, नहीं आ रहा, वो उसकी पोजीशन छोड़ के चल दे रहा है। क्या हो रहा है इस पे, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो जो ए पोजीशन होगा उसको आप कहते हो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन।
मतलब अगर आप पार्टिकल को ए पोजीशन पे डिस्प्लेस करते हो तो वो खुद होके वो पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा, जो हम देख रहे हैं। अगर मैं इस बॉल को इस तरफ डिस्प्लेस कर दूं तो वो नीचे चल देगा, वो खुद होके वो पोजीशन पे नहीं आएगा। तो ए पोजीशन को आप क्या कहते हो? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। उसकी ही रिवर्स पोजीशन है बी, पोजीशन बी। इसको देखो, इनिशियली बॉल ये, तो मैं कह देता हूँ ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर मैं बॉल को इस तरफ थोड़ा सा से डिस्प्लेस कर दूं, मान लो बॉल इधर है और छोड़ दूं, तो क्या बॉल वापस आ जाएगा बी पोजीशन पे? हाँ आएगा। क्यों? देखो, जैसे मैं यहां से छोड़ूंगा तो इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ। इसका मतलब तो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज टुवर्ड्स दिस इक्विलिब्रियम पोजीशन। पर ऐसे पोजीशन को हम क्या कहते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन, है ना। पहले इसमें क्या कर रहा था? फोर्स अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम, सेकंड में फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम। ये जो हो गया कंडीशन, यानी जो पोजीशन है बी वाला वो है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन। ठीक है, एक हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगली बार देख लो क्या कहना चाह रहा हूं। एक अगर उसको पोजीशन से डिस्प्लेस करे तो उस पर जो फोर्स लग रहा है वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लग रहा है ना, जिसकी वजह से वो खुद होके वो पोजीशन पे वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो वो पोजीशन हो गई अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की। वही अगर बी पोजीशन कंसिडर करें, अगर मैं बी पोजीशन से बॉल को डिस्प्लेस करता हूं तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है। द फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, जिसकी वजह से वो वापस वो पोजीशन पे आएगा। ऐसे 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 ऑसिलेट होके वापस उस पोजीशन पे आ जाएगा। तो जो पोजीशन बी है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। देखना तो हमको स्टेबल और अनस्टेबल केसेस दोनों है, और स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में आपको एसएचएम मिलता है, जो अभी हमें आगे बहुत जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैंने आपको ये स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, 4 केस लेते हैं। पहला केस लेते हैं, हाँ, along the line joining the two charges, along the line मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग आप पढ़ चुके होंगे, जो पढ़े होंगे उसको आगे स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन में पहुंच जाना, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारी किताबों में दिया रहता है। बहुत ही बेसिक सी चीज बता रहा हूं मैं आपको, और नहीं पढ़े होंगे तो समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, क्या कह रहे हैं? देखो, 2 चार्जेस है क्यू, ऐसे रखो, नहीं तो स्क्वायर ऑफ क्यू, स्क्वायर ऑफ क्यू, और डिस्टेंस मान लो दोनों के बीच में एल मान लो। एक थर्ड चार्ज है क्यू, ये क्या है? इनिशियल इन इक्विलिब्रियम, इनिशियल ये इक्विलिब्रियम। अब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा तो क्या स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, वो देखते हैं। देखो, इनिशियल इक्विलिब्रियम में क्यों देखो, यहां से इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, नेट इफेक्ट 0 आ रहा है इक्विलिब्रियम में। अब सिचुएशन ले लो ऐसी, अच्छा ही बन रहा है, लाइन तिरछी जा रही है। ये इसकी मान लो इनिशियल पोजीशन थी, यहां से मैंने इसको x डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या ये स्टेबल है अनस्टेबल है देखते हैं। इस क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और इस क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ। मैं एक एरो छोटा बनाया और एक एरो बड़ा बनाया, उसके पीछे भी कारण है। देखो, हमें मालूम है जो फोर्स होता है, कूलम्ब फोर्स का होता है, वो होता है K Q1 Q2 अपन दोनों के बीच में डिस्टेंस का स्क्वायर। मतलब जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, यानी डिस्टेंस कम तो फोर्स ज्यादा, और डिस्टेंस ज्यादा तो फोर्स कम। तो देखो,
जैसे ही मैंने इस तरफ x डिस्प्लेस किया तो डिस्टेंस बढ़ गया, तो ये फोर्स मतलब ये इसको जो फोर्स से रिपेल करेगा वो कम है, और इस तरफ ये डिस्टेंस कम हो गया तो ये इसको जो फोर्स से रिपेल करेगा वो ज्यादा है, जिसके वजह से ये एरो बड़ा है और ये एरो छोटा है। अब इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो क्या होगा, इस तरफ होगा। इन दोनों का जो नेट इफेक्ट है वो इस तरफ होगा, जिसकी वजह से Q क्या हो जाएगा, इस तरफ चल देगा। मतलब क्या हो गया, फोर्स किस तरफ लग रहा है आपका, फोर्स लग रहा है टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, है कि नहीं। नेट इफेक्ट क्या है, ये बड़ा है ये छोटा है, तो नेट इफेक्ट ये तरफ हो जाएगा, ये एफ नेट का डायरेक्शन हो गया। तो एफ नेट क्या है, टूवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये आपकी थी, ये थी इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ये केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। समझे, बहुत ही आसान था। सेकंड केस लो, एक हो गया अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, अब होगा परपेंडिकुलर टू दी लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। देखो इनिशियली जो आपका क्यू चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में है। कैसे, देखो माइनस क्यू की वजह से इस क्यू पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, और ये माइनस क्यू की वजह से इस क्यू पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, तो इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या हो गया, इस पे जीरो हो गया, तो आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको डिस्प्लेस करता हूँ किस तरफ, परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। मतलब अब सिचुएशन क्या हो गई, इस क्यू को इस तरफ ले गया, मतलब मैंने ऊपर की तरफ y से डिस्प्लेस कर दिया। तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल है। देखो इसके वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, अट्रैक्टिव फोर्स होगा ना, और इसके वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ। ये जो दोनों फोर्स है इसका नेट इफेक्ट क्या होगा, ये तरफ ये एफ नेट होगा। ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, और एफ नेट क्या हो रहा है, वो टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एक्ट कर रहा है। तो ये केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। एक बार और देखो, मैं कह रहा हूं कि इनिशियली आपका क्यू चार्ज यहाँ पे इक्विलिब्रियम में था, अब मैंने उसको y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, अपोजिट है तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट क्या हो गया, नीचे की तरफ, मतलब नेट फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो हमने भी पढ़े थे कि अगर नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लग रहा है तो वो केस हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम का। यही तो सीखना तुमको, स्टेबल है कि अनस्टेबल है, क्योंकि हमारे अभी काम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है ना, क्योंकि स्टेबल में एसएचएम होगा, और एसएचएम होगा तो हम उसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, तो वही सब निकालना है। तो दो केस हो गए स्टेबल के, अब दो केस लेते हैं अनस्टेबल के। स्टेबल करना है तो उसको कर दो -q। अब देखो इनिशियली ये जो चार्ज है वो इक्विलिब्रियम में, इनिशियल इक्विलिब्रियम में कैसे, जो -q की वजह से इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, इस -q पे इस पे फोर्स लगेगा इस तरफ, ये दोनों फोर्स का नेट इफेक्ट हो गया जीरो, तो सिस्टम हो गया इक्विलिब्रियम में। ठीक है, सिस्टम हो गया इक्विलिब्रियम में। अब मैं इसको कर देता हूँ डिस्प्लेस। अब सिचुएशन क्या बन रही है, थोड़ा इसको बराबर इसके हिसाब से बनाते तो अच्छा रहेगा। यहाँ से इस तरफ, यहाँ से x में हमने इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं चेक करते हैं।
मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल देखते हैं। माइनस क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा ये डायरेक्शन में, और ये माइनस क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। एक एरो बड़ा एक एरो छोटा, क्यों? क्योंकि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है एज कंपेयर टू सेकेंड। देखो ये जो डिस्टेंस है वो ज्यादा, और हमको मालूम है कूलम्ब फोर्स क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ये फोर्स कम अट्रैक्टिव फोर्स होगा, ये डिस्टेंस कम है तो ये फोर्स ज्यादा। तो ये दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, एफ नेट होगा ये तरह। इसका मतलब क्या हो रहा है, एफ नेट इस ये इक्विलिब्रियम पोजीशन था, एफ नेट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब आपका नेट फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लगता है तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर नेट फोर्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम मतलब टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है तो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। मैंने क्या बोला, इन दोनों की वजह से जो एफ नेट आ रहा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर हो रहा है, तो वो केस हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। तो ये हो गया एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। एक अलोंग द लाइन हो गया, अब एक परपेंडिकुलर टू द देख लो। ये भी बहुत सिंपल है। माइनस क्यू लो क्या, क्यू लो, ये है इनिशियल इन इक्विलिब्रियम। इनिशियली ये हमारे भाई साहब इक्विलिब्रियम में बैठे हैं। अब देखो क्या होता है, इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, क्यों? देखो इस क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा ये तरफ, ये इसको करेगा इस तरफ, एफ नेट हो गया 0। अब क्या करते हैं, इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं, मतलब इस तरफ मैं y से डिस्प्लेस कर दिया। ये जो है आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, इसमें कोई शक नहीं, ये है इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इनिशियली इन इक्विलिब्रियम, ये सब मिटा। देखो ये क्यू की वजह से इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन। इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होगा, ये होगा आपका एफ नेट। मैंने क्या बोला, जैसे ही मैंने इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो इस क्यू की वजह से इस पे फोर्स लगेगा ये तरफ, क्योंकि दोनों के नेचर सेम है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। वैसे ये क्यू की वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा ये तरफ, दोनों फोर्सेस का एफ नेट क्या हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, और एफ नेट इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, और जब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर लगता है तो वो होता है आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हमने 4 केसेस पढ़े, 2 स्टेबल के, 2 अनस्टेबल के, है ना। तो एक बार वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लो, फिर 2 क्वेश्चन करते हैं। सवाल लिख लो, क्या बोलेंगे सवाल थोड़ा। हाँ, इफ वी डिस्प्लेस द चार्ज, हाँ क्या है, स्लाइटली बोलना पड़ेगा। इफ वी डिस्प्लेस द चार्ज क्यू slightly along the line joining the two charges, if we displace the charge q slightly along the line joining the two charges, then find the time period of oscillation. मतलब क्या कह रहा है, देखो
कैसा सिस्टम दिया, और इनिशियली ये चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है, ये डिस्टेंस है 2l, ये है l, ये है l, ऐसा हमें इनिशियली दे दिया। अब क्या कर रहा है वो, इफ वी डिस्प्लेस द चार्ज क्यू स्लाइटली along the line joining the two charges, then find the time period of oscillation। सिंपल है। मैं क्या करता हूँ, इनिशियल इक्विलिब्रियम में था, मान लो ये आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां से उसको x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर देता हूँ, मतलब इनिशियली यहाँ पे था, अब यहाँ पे ला दिया, तो क्या वो स्टेबल है कि नहीं, चेक करो। सबसे पहले कभी भी ऐसा रहा तो स्टेबल है कि नहीं चेक करना, क्योंकि स्टेबल होगा तभी एसएचएम होगा, एसएचएम होगा आप टाइम पीरियड बता दोगे। तो देखो ये क्यू की वजह से इस क्यू पे एक फोर्स लगेगा ये तरफ, और इसकी वजह से इस पे एक फोर्स लगेगा ये तरफ, एक एरो छोटा एक एरो बड़ा। अभी हमने देखे थे कूलम्ब फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, ये डिस्टेंस कम इसलिए ये फोर्स ज्यादा, ये डिस्टेंस जो ज्यादा है इसलिए ये फोर्स कम। दोनों का एफ नेट क्या होगा, इस तरफ एफ नेट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन एफ नेट है, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब एसएचएम, ठीक है, एसएचएम। अब देखो इसके लिए हम इस पे एफ नेट निकालते हैं, एफ नेट ऑन किस पे, कैपिटल क्यू, वो कितना होगा, इसके वजह से इस पे ये पहले एल था, तो ये देखो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये एल था और ये एक्स बढ़ गया तो हो गया एल प्लस एक्स, ये एल था उसमें एक्स कम हो गया तो ये हो गया एल माइनस एक्स, और दोनों कितना हो गया 2l। एफ नेट उसको नीचे लिखते थोड़ा, एफ नेट ऑन क्यू वो कितना होगा, के क्यू क्यू अपॉन एल प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू क्यू अपॉन एल माइनस एक्स स्क्वायर। अब करो क्या, अब सिर्फ मैथमेटिक्स करना है, थोड़ा सा मैथ्स करेंगे, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो फटाफट अब देखो एल माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल प्लस एक्स स्क्वायर, ये एल प्लस एक्स स्क्वायर एल माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एल स्क्वायर प्लस 2lx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2lx, ये माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस, हो गया एल प्लस एक्स और ये एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसने क्या बोला है, इफ वी डिस्प्लेस द चार्ज क्यू स्लाइटली, इस बात पे गौर करो, स्लाइटली मतलब बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, इसका मतलब जो x है वो l के मुकाबले बहुत ही छोटा है ना, ये जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया मतलब ये जो x है वो l है, ये जो दूरी है उससे बहुत ही छोटा है, तो इसका भी बहुत कम है। यहाँ पे 4k l x, यहाँ से मैं कहता हूँ कि अगर आप l बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखो x वेरी वेरी लेस देन l है, इसका मतलब क्या हो गया, x अपॉन l वेरी वेरी लेस देन 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर भी लेस देन 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर लेस देन 1 है, तो इसको डायरेक्ट मैं 1 लिख सकता हूँ, मतलब इसको ऐसे लिख दूँ माइनस 4k l x, इसको डायरेक्ट 1 लिख दूं तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर का स्क्वायर मतलब एल की पावर में 4। अब ये मैं मिटाता हूँ इस तरफ और फिर आगे प्रोसीड करते हैं। तो वो क्या हो गया, आपका एफ नेट आ गया, जो
एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन होता है ना, मास को नीचे भेज दो। अब आप लोगों को पता है, पर मैं एक बार आपको रिकॉल करवा देता हूँ एसएसएम की थोड़ी बहुत चीजें। उसमें क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, ये होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के बाई एम एक्स, एक्सेलरेशन को बोलते हैं अपन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ के बाई एम, और टाइम पीरियड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2 पाई बाई ओमेगा। ये के और ये के अलग है, ये वाला के क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये के है आपका स्प्रिंग कांस्टेंट। इसलिए मैं एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स नहीं लूंगा, एक्सेलरेशन से कंपेयर करूंगा, जिससे हमको ओमेगा मिल जाएगा और उससे टाइम पीरियड मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से ये के को कंपेयर करूंगा तो आप ये के और ये के को काट दोगे, या हो सकता है कि कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए आप एक्सेलरेशन निकालो और फिर उससे निकालते हैं ना। तो हम ये एक्सेलरेशन से कंपेयर करेंगे। जैसे एक्सेलरेशन क्या होता है एसएचएम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया 4k क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यू, तो ओमेगा मिल गया अंडर रूट ऑफ 4k क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यू। टाइम पीरियड मिल गया 2 पाई बाई ओमेगा, ये कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम एल क्यू 4k क्यू क्यू। ये क्या हो गया, टाइम पीरियड हो गया। तो करा ही क्या हमने, सिर्फ मैथ्स करे। सबसे पहले तो हमने ये चेक करे कि वो जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है। स्टेबल है मतलब एसएचएम होगा, एसएचएम होगा तो हमने एफ नेट निकाला, और सबसे मेन कंडीशन है वो है ये कंडीशन। क्यों, क्योंकि उसने बोला स्लाइटली डिस्प्लेस करे। स्लाइटली डिस्प्लेस करे मतलब एकदम छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिए। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट नहीं देते तो वो एसएचएम नहीं होता, ठीक है। तो वो ये कंडीशन लगा ली, ये कंडीशन से हमें यहाँ तक पहुंच गए। फिर हमें मालूम है कि एसएचएम में माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा पता चल गया, ओमेगा पता चल गया तो टाइम पीरियड पता चल गया। ये केस हुआ जब हमने चार्ज को अलोंग द लाइन डिस्प्लेस करे। अब करो हम परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो एक बार आप ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है, इफ यू डिस्प्लेस अ चार्ज माइनस क्यू स्लाइटली परपेंडिकुलर to the line joining the two charges, then find the time period of oscillation. सिस्टम कैसा देखो, ये तो और सिंपल है। ये माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, ये थर्ड चार्ज क्यू जो है ये एल दोनों की दूरी है 2l। इनिशियली ये क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब क्या करना है, माइनस क्यू है, इसको माइनस क्यू ले लो, क्या ही फर्क पड़ता है, इसको क्यों ही रखो, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी स्टैंडर्ड में क्या होता है मैं देख लेता हूँ एक बार। वैसे फर्क तो कोई पड़ने नहीं वाला, माइनस क्यू ले लो, क्योंकि देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वैसे आप फिर भी स्टैंडर्ड में जो कराया जाता है वो कर लो, है ना। अब क्या करना है इसको, मैंने क्या किया, ये माइनस क्यू को ऊपर की तरफ y से डिस्प्लेस कर दिया। तो देखो इस पे एक फोर्स लगेगा ये तरफ, मान लो वो F, उतना ही फोर्स लगेगा ये, क्योंकि देखो ये y है ये L है, ये डिस्टेंस दोनों में सेम होगा तो दोनों फोर्स लगेगा, है ना। क्यों, और ये फोर्स का डायरेक्शन ये क्यों होगा, क्योंकि दोनों के जो नेचर है वो है अपोजिट, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि ये जो एंगल है ये एंगल है थीटा, इतना ही एंगल ये होगा थीटा। तो देखो सिचुएशन क्या होगी, ये ऐसे फोर्स लग रहे हैं एफ एफ, ये एंगल थीटा, ये थीटा ये थीटा, एक हो गया यहाँ पे एफ कॉस थीटा, एक हो गया एफ साइन थीटा। वैसे ये हो गया एक और एफ कॉस थीटा इसमें ऐड हो गया, और ये हो गया एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा ना, ये एफ साइन थीटा को मार दिया, और एफ नेट जो आ गया वो आ गया 2f cos थीटा। किस तरफ, नेगेटिव y की तरफ, तो नेगेटिव साइन लगा दो।
वापस से देखो, मैं कह रहा हूँ ये प्लस क्यू की वजह से ये माइनस क्यू पे एक फोर्स लगेगा इस तरफ, एक फोर्स लगेगा उस तरफ, है ना, और दोनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस भी सेम, ये डिस्टेंस भी सेम। अब ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो एक कंपोनेंट क्या हो गया एफ कॉस थीटा और एक हो गया एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा ने एफ साइन थीटा को मार दिया और एफ कॉस थीटा एड हो गया, तो नेट फोर्स हो गया माइनस 2 एफ कॉस थीटा। अब हमारा टारगेट है एफ निकालना और कॉस थीटा निकालना, जो कि बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ देखो एफ निकालते हैं, एफ निकालने के लिए यहाँ फोकस करो, ये एंगल थीटा है, ये एल है और ये वाई है, ये वाई है ये एल है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है कि नहीं। तो एफ कितना होगा, एफ हो जाएगा के क्यू क्यू। सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं, साइन मत लिखना, क्योंकि डायरेक्शन इनिशियली कंसीडर हो चुका है, तो साइन के लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो के क्यू क्यू और डिस्टेंस कितना है एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू क्यू, ठीक है। कॉस थीटा बताना है, कॉस थीटा क्या होगा y एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये सब कुछ उठा के रख दो यहाँ पे एफ नेट में, -2 के क्यू क्यू एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये y -2 के क्यू क्यू वाई, ये एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1 और एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 1/2, तो कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के पावर में 3/2। अब सेम टू सेम कंडीशन दी है स्लाइटली, इसका मतलब जो y है वो l के मुकाबले बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो क्या करोगे आप 2 के क्यू क्यू y, फिर वही फंडा लगा लो, एल स्क्वायर को बाहर निकालो तो अंदर बढ़ गया 1/y स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, टोटल के पावर में कितना है 3/2। y वेरी लेस देन l है, मतलब y अपॉन l लेस देन 1, y स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर भी 1 से बहुत छोटा। तो ये जो टोटल टर्म हो गई कितनी, ये देखो 1 में एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, यानी 1 प्लस 0.0000, बहुत दूर सारे मतलब बहुत सारे 0 और 1, तो कितना होगा नियरली इक्वल्स टू 1 ही होगा ना। तो इसको 1 ही लिख दूं मैंने क्या कहा कि 1 में बहुत ही छोटी क्वांटिटी यानी 0.00 ऐसे 100 बार 0 और फिर 1 है, उसका मतलब नियरली वो 1 ही हो गया, तो हमने डायरेक्ट इसको 1 पुट अप कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ये -2 के क्यू क्यू वाई एल स्क्वायर के पावर में 3/2, तो 2 के क्यू क्यू एल स्क्वायर के पावर में 3/2 मतलब एल क्यू इंटू वाई। तो एफ नेट मिल गया, उसके लिए ये सब मिटा दो आप, फिर आप टाइम पीरियड निकालने का आगे समय। अब एफ नेट कितना मिल गया, वो है -2 के क्यू क्यू अपॉन एल क्यू वाई। एक्सेलरेशन कितना होगा -2 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यू वाई। एक्सेलरेशन मिल गया, हमें मालूम है वो होता है -ω²x, तो ω² मतलब मिल गया 2 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यू, तो ओमेगा मिल गया 2 के क्यू क्यू अपॉन एम एल क्यू। टाइम पीरियड मिल गया 2π√ऑफ एम एल क्यू 2 के क्यू क्यू, ये हो गया आपका टाइम पीरियड। इसमें भी क्या करें एफ नेट निकाल दे, इसमें थोड़ा डायरेक्शन अलग अलग थे इसलिए हमें डायरेक्शन तोड़ना पड़ा, और वो डायरेक्शन कंसीडर करें जो एडअप हो रहे थे और वो डायरेक्शन छोड़ दिए जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। जो डायरेक्शन एडअप हो रहे थे वो थे एफ कॉस थीटा वाले, है ना, तो एफ कॉस थीटा, तो एफ नेट हो गया था -2 एफ कॉस थीटा, एफ निकाल लिए कॉस थीटा निकाल लिए, और वही कंडीशन लगा स्लाइटली वाली, है ना, y वेरी लेस देन l, और उसकी वजह से आपको ये मिल गया एफ नेट। एक्सेलरेशन से कंपेयर करें, एक्सेलरेशन निकाले, वो अपना एसएचएम वाले एक्सेलरेशन से कंपेयर करें, ओमेगा मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, क्या ही करना पड़ा, सिंपल है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना। तो आज हमने क्या क्या देखे, एक इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम देखे और एक देखे स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केसेस और टाइम पीरियड निकालना वो। अब ये टाइम पीरियड निकालना यही खत्म नहीं होता है, आगे हम और भी देखेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड रॉड से पढ़ेंगे तो एक चार्ज को रख देंगे, उसको डिस्प्लेस कर देंगे, उसका टाइम पीरियड पूछ लेंगे।
रिंग के सेंटर से चार्ज को डिस्प्लेस कर देंगे। अगर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो टाइम पीरियड पूछ लेंगे। तो टाइम पीरियड की कहानी यही नहीं खत्म हुई। टाइम पीरियड के लिए आपको सिर्फ ये कंडीशन ध्यान रखना है, बाकी आपको सिर्फ एफ नेट निकालना है। ये कंडीशन जैसे ही लगा दोगे ये सिचुएशन मिल जाएगी, ये सिचुएशन मिल गई तो आप टाइम पीरियड बता सकते हो। बहुत ही सिंपल केसेस है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही।